हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदुस्तान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो हमारी क्लास थी इतिहास की, भारत के नामकरण, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। इतिहास क्यों जानना ज़रूरी है, तो वो हमारी पहली क्लास थी। आज की इस सेकंड क्लास में हम हिंदुस्तान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास हमारी है वीडियो, ये यूजीसी जो नेट है, जेआरएफ है, उसके साथ साथ टीजीटी है एग्ज़ाम, पीजीटी है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, उसके लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। सबसे पहले 262 ईस्वी में, तीसरी शताब्दी में, ईरान के सासानी शासक हैं शाहपुर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में इस देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। कल हमने जाना पिछली क्लास में जम्बूद्वीप, इंडस, देवनिर्मित देश, इनके नाम के बारे में हमने जाना था। आज हम हिंदुस्तान के बारे में जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है इस स्लाइड से, कि हिंदुस्तान का उल्लेख हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछा जा सकता है। यूजीसी नेट परीक्षा जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदुस्तान का उल्लेख नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख कहाँ है। यह है ईरान के सासानी शासक शाहपुर प्रथम की। कौन सा शासक है? शाहपुर प्रथम है। कहाँ का था? ईरानी का था। और उसके नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में हिंदुस्तान का उल्लेख हमें मिलता है। कब की बात है? 262 ईस्वी की। तो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख कौन सी शताब्दी का है? तीसरी शताब्दी का। कब का? 262 ईस्वी का। ये लेख नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख 3 भाषाओं में इम्पोर्टेंट है। जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख ईरान के सासानी शासक शाहपुर प्रथम के टाइम 262 ईस्वी का। ये कितनी भाषाओं में है? 3 भाषाओं में है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ईरानी भाषा, पहलवी भाषा या ग्रीक। ईरानी जो पहलवी है और ग्रीक भाषाओं में, 3 भाषाओं में नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख था। शाहपुर प्रथम का था, ईरान के शासक थे। 262 ईस्वी का। क्या नाम मिलता है? हिंदुस्तान मिलता है। वाह वाह। इस समय भी हिंदुस्तान जो नाम है सिंधु और उसके डेल्टा के लिए ही प्रयोग था। हिंदुस्तान अभी तक भी क्या है? सिंधु और डेल्टा तक था। सर्वप्रथम हिंदुस्तान इंडिया शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। वो भी कहाँ तक कवर करता था? सिंधु और डेल्टा क्षेत्र तक। बात करते हैं जो हमारे मैक्सनीज की इंडिका थी, वो पूरे उपमहाद्वीप को कवर करता था। हिंदुस्तान भी किसको कवर करता है? सिर्फ सिंधु और उसके डेल्टा क्षेत्र तक। हिंदुस्तान का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ये क्वेश्चन हमारा है। एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा पूरा बन रहा है। कैसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है नेट की परीक्षा में, तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को। 9वीं से 10वीं शताब्दी में अज्ञात लेखक कौन है? अज्ञात लेखक, मतलब उस लेखक का हमें पता नहीं है, के द्वारा फारसी ग्रंथ रुड अल आलम हिंदुस्तान शब्द पूरे उपमहाद्वीप को वर्णित करता है। जैसे इंडिया शब्द का प्रयोग हमने देखा था। इंडिया शब्द का प्रयोग जो केवल डेल्टा क्षेत्र तक, सिंधु तक था, वो हेरोडोटस ने जो यूज किया था। परंतु पूरे उपमहाद्वीप को मैक्सनीज की इंडिका हिंदुस्तान है। अभी तक जो नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में उसका वर्णन मिलता है, वो सिर्फ केवल सिंधु और डेल्टा क्षेत्र तक था। और 9वीं से 10वीं शताब्दी में अज्ञात लेखक है। कौन से है? फारसी ग्रंथ है, वो है रुड ए आलम। इसमें पूरे उपमहाद्वीप को कवर करता है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से है, ये पूरा है
यहाँ से बन रहा है हमारा क्वेश्चन। फिर अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। नंबर 3 जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से बन रहा है पॉइंट नंबर, अमीर खुसरो के द्वारा भारत को क्या गया, पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। अमीर खुसरो के अनुसार हिंद ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र और शतरंज का ज्ञान दिया था। क्वेश्चन ये PYQ क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये नेट की परीक्षा में पूछा गया है कि खुसरो के अनुसार, अमीर खुसरो के अनुसार हिंद ने दुनिया को क्या सिखाया था। हिंदुस्तान ने दुनिया को गिनती करने का, पंचतंत्र और जो खेल है शतरंज, जो इस खेल का ज्ञान है हिंदुस्तान ने दिया था। तो ये बात अमीर खुसरो के द्वारा कही गई थी। तो ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो एक बार रिपीट करते हैं अगेन से, कौन सा अभिलेख, नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख ईरानी शासक है, शाहपुर प्रथम है, 262 ईस्वी का है। इसमें हिंदुस्तान का उल्लेख मिलता है। इस हिंदुस्तान के उल्लेख में कहाँ तक इस कवर को करता है, सिंधु और उसके डेल्टा क्षेत्र तक कवर करता है। फिर है 9वीं से 10वीं शताब्दी में अज्ञात लेखक है, कौन सा ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ है। क्या नाम है फारसी ग्रंथ का, रुड अल आलम है। ये कौन से कवर को करता है, पूरे उपमहाद्वीप को कवर करता है। फिर है अमीर खुसरो ने बताया कि हिंदुस्तान है, इन्होंने गिनती, पंचतंत्र है और जो शतरंज है इसका ज्ञान दिया था। और फिर भारत को पृथ्वी का स्वर्ग भी अमीर खुसरो के द्वारा बताया गया था। अब है क्वेश्चन इसामी। जो इसामी है इतिहासकार, इन्होंने हिंदुस्तान का गुणगान किया था। ये जो है PYQ क्वेश्चन में आया हुआ है नेट की परीक्षा में। मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली को ही ज्ञान कहने हैं कि मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहना, खुद फिरदौसी स्वर्ग भी इस बगिया से रसक आश्चर्य कर रहे हैं। इसका इलाका धरती के माथे का गहना, जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। ये बात इसामी ने हिंदुस्तान की गुणगान के लिए की गई थी। क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, तो ध्यान रखना इन पॉइंटों को। फिर बात करते हैं, जब आर्य भारत आए तो इसका नाम सुब्रत सैंधव पड़ा था। जब आर्य आते हैं तो क्या नाम है, सुब्रत सैंधव है। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। हिंदुस्तान का उल्लेख नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में मिलता है, केवल डेल्टा और सिंधु तक था। एक है फारसी ग्रंथ रुड ए आलम, इसमें पूरे उपमहाद्वीप को कवर करता है। आर्य आए तो इस हिंदुस्तान का नाम सुब्रत सैंधव पड़ा है। सरस्वती, जो स्तुर्दरी, बिपाशा, जो पुरुषनी, अस्किनी, विस्तृता और सिंधु, इन 7 नदियों के किनारे इसको सुब्रत सैंधव, 7 सिंधु नदियों के किनारे था, इसलिए इसका नाम पड़ा। और पंजाब, सिंधु, अफगानिस्तान के क्षेत्र सम्मिलित हैं। आर्यों का पहला निवास स्थान सुब्रत सैंधव था और ऋग्वेद की रचना भी इसी क्षेत्र में हुई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण था। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा हुआ था, ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से जुड़ा था। ऋग्वेद से जुड़ा हुआ था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से जुड़ा हुआ था। इस ऐत्रेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन हमारे जो नेट की परीक्षा है इसमें पूछा जा सकता है। नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख से क्वेश्चन बन सकता है, कितनी भाषाओं में था ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर कौन से क्षेत्र तक कवर करता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर हमारा है कि फारसी ग्रंथ है वो कौन सा है, पूरे उपमहाद्वीप को कवर करता है। फिर है अमीर खुसरो ने क्या बात कही, इसामी ने क्या कहा। फिर हमारा है आर्य आए तो इसके कारण क्या नाम पड़ा। फिर हमारा है कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, इसमें इस उपमहाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया, 5 उपमहाद्वीपों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश, उत्तरापंथ, प्राच्य या प्रांत, प्राच्य और दक्षिणापथ, ये क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं कि जो
प्राच्य है और प्राच्य है। पहले बात करते हैं मध्य देश। कौन सा देश है? मध्य देश। मध्य में क्या आएगा? यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदान को मध्य देश कहा जाता था। मध्य देश है, यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदान को मध्य देश। उत्तरापंथ, उत्तर पश्चिम जो है प्रांत, उसको उत्तरापंथ। प्राच्य या अप्रांत है, पश्चिम भारतीय जो भाग है, पश्चिम का जो इलाका है, इसको क्या कहा जाता? प्राच्य या अप्रांत। प्राच्य जो पूरी भारत है उसको प्राच्य, और प्राच्य है वो पश्चिमी भाग को, दक्षिण है वो दक्षिण भाग को। इसमें दक्षिण पथ के बारे में क्या बताया गया है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक ने, पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी के लेखक ने नामोदास नर्मदा के दक्षिण में स्थित भूभाग को क्या कहा था? दाक्षिणाबादेश भी कहा था। जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन है सी के लेखक ने नामोदस नर्मदा की जो दक्षिण में है इस भूभाग को दाक्षिणाबादोस कहा था। द्राविड़ देश कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, द्राविड़ जो देश है कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच को दक्षिण में स्थित इस प्रदेश को तमिलम या द्रविड़ देश भी कहा था। तमिलम और द्रविड़ देश भी कहा था। पेरिप्लस जो है ऑफ द इरिथियन, इसमें इस जो क्षेत्र है द्राविड़ जो देश है, दक्षिण देश है, इस क्षेत्र को दमिरिका या दमिलकम कहा था। क्वेश्चन हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट है। मध्य देश यमुना और ब्रह्मपुत्र के बीच को उत्तरापंथ है, ये उत्तर पश्चिम प्रांत को, प्राच्य है पश्चिमी प्रांत को, प्राच्य पूर्वी प्रांत को। दक्षिण पथ से क्या क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं? दक्षिण जो पथ है इससे जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन जो है, इसमें नर्मदा की जो दक्षिण है इसमें इस भाग को दाक्षिणाबादेश भी कहा था। नर्मदा का नाम क्या है? नामादोस। नर्मदा के दक्षिण भाग को जो दाक्षिणाबादेश कहा था। ये दक्षिणापथ के बारे में बताया गया है। फिर है द्राविड़ देश। कृष्णा और तुंगभद्रा के में जो बीच है इस इलाके को क्या कहा था? ये कहा था तमिलम या द्रविड़ कहा था। पेरिप्लस में इसी क्षेत्र को जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र है इसमें दमिरिका या दमिलकम कहा था। मनुस्मृति है सरस्वती और जो दृश्यवती है इसके क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा था। सरस्वती और जो दृश्यवती है इसके इलाके को ब्रह्मावर्त कहा था। गंगा और यमुना दोआब के क्षेत्र को ब्रह्मयसी का बताया गया है। विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित है उसे बाहर देश कहा था। तो इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है ये हमारी। विष्णु पुराण में समुद्र के जो उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में इसको बाहर देश कहा था, भारतवर्ष कहा था। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती है, इसमें इस एरिया को ब्रह्मावर्त है ये कहा था। गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि है ये बताया गया था। दमारिका या दमिलकम है ये पेरिप्लस में कृष्णा और तुंगभद्रा के क्षेत्र को बताया गया था। तमिलहम द्रविड़ है ये कृष्णा और तुंगभद्रा के जो क्षेत्र है दक्षिण के इसमें बताया गया है। नर्मदा के दक्षिण के भाग को दक्षिणाबादेश है ये हमें पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन है इसमें बताया गया है। अब विष्णु पुराण हम अध्ययन कर रहे हैं कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है, इसको भारत देश बताया गया है और यही संतान भारतीय है, यहाँ की संतान भारतीय हैं। भारत के उत्तराधिकारी लोग निवास करते हैं। देवता भी स्वर्ग का सुख भोग लेने के बाद मोक्ष की साधना हेतु भारत में पुनर्जन्म लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय और विंध्य क्षेत्र के क्षेत्र को मध्य देश भी कहा गया है। मध्य देश है हिमालय और विंध्य क्षेत्र। मध्य देश हमने यमुना और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र को भी कहा था, और इसमें बताया गया विंध्य मध्य देश है, हिमालय और विंध्य के बीच के जो क्षेत्र है इसको भी बताया गया है। जब आर्यों का पूरी भारत की ओर प्रसार हुआ, जब आर्य आए, पहले कहाँ आर्य आते, सिंधु नदी के किनारे सपत सिंधु, फिर इसके बाद पूर्व की ओर इनका प्रसार हुआ, पूर्व की ओर ये निवास करने लगे, तो इस देश को आर्यवर्त कहा गया था। तो आर्यवर्त कब कब कहा जाता है, जब आर्य लोग जब पूर्व की ओर निवास कर रहे हैं तो आर्यवर्त, जब ये पश्चिम की ओर सिंधु नदी के किनारे है तो इसको सपत सिंधु कहा गया था उपमहाद्वीप को। मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या बताती है, मनुस्मृति ही बताती है कि पूर्व में समुद्र से लेके पूरी समुद्र से लेके पश्चिमी तक विंध्याचल हिमालय पर्वत के बीच के पूरे भाग अर्थात उत्तरी भारत को आर्यवर्त कहा गया था। तो मनुस्मृति कहते हैं कि जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो समुद्र है उसके उत्तरी इलाका है उसको आर्यवर्त कहा गया था, जबकि ये हमें आर्य आए थे उसके कारण पूरी भारत को आर्यवर्त कहा जाता था। मनुस्मृति में ये बात कही गई है। राजशेखर इंपॉर्टेंट है, राजशेखर नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण के बीच की सीमा मानता है। उत्तर और दक्षिण के बीच की जो सीमा है नर्मदा नदी, वो कौन मानते हैं, राजशेखर है, ये मानते हैं। पुराणों में नर्मदा नदी को पुराणों में नर्मदा जो नदी है उसको मेकल पर्वत की कन्या भी कहा गया है। इम्पोर्टेंट है, पुराणों में नर्मदा जो नदी है उसको किसकी कन्या बताया गया है, मेकल पर्वत की, किसकी, मेकल पर्वत की कन्या भी बताया गया है। इम्पोर्टेंट है पॉइंट। और मेकल पर्वत की कन्या मेकल सुता भी कहा गया है। तो पुराण में नर्मदा नदी की मेकल पर्वत की कन्या क्या बताया गया है, मेकल सुता। हिंदुकुश पर्वत की यूनानी लेखकों ने, हिंदुकुश पर्वत को यूनानी जो लेखक है इन्होंने क्या कहा गया है कि हिंदुकुश जो पर्वत है उत्तर पश्चिम में है, इसमें यूनानी लेखकों ने पेरोपनिसिस इंडियन काकेसस भी इस हिंदुस्तान जो के उत्तर पश्चिम में जो हिंदुकुश पर्वत है इसकी संज्ञा दी गई है। तो पेरोपनिसस इंडियन काकेसस हिंदुकुश पर्वत को यूनानियों ने कहा था। स्मिथ ने इस हिंदुकुश पर्वत को भारत की वैज्ञानिक सीमा भी मानती है। भारत की जो वैज्ञानिक सीमा है हिंदुकुश पर्वत को, ये स्मिथ इतिहासकार इनके द्वारा माना गया है। हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत के नाम से विख्यात है। चीनियों ने हिमालय पर्वत को क्या बताया गया था, चीनियों ने हिमालय पर्वत को सुंगलिन और सिंधुता जो सिंचाई वाला क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है, इस क्षेत्र को तिएनचू भी कहा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंफ्यूजन पॉइंट, चीनियों ने हिमालय पर्वत को सुंगलिन और जो सिंधु के जो इलाका है इसको सिंचाई जो है पानी वाला इलाका है, खेती वाला जो इलाका है इसको क्या कहा गया था, तिएनचू भी कहा गया था। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा बताया गया है। कालिदास के अनुसार पर्वत को राजा हिमालय आध्यात्मिकवाद को धारण किए हुए दो समुद्रों के बीच ऐसा खड़ा है जैसे पृथ्वी को नापने वाला डंडा है। तो क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है ये स्टेटमेंट कि किसके अनुसार पर्वतों के राजा हिमालय आध्यात्मिकवाद को धारण किए गए दो समूह के बीच में खड़ा है, पृथ्वी को नापने वाला डंडा है, कालिदास ने कहा गया है। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा बताया गया है। वृत्तर भारत ग्रेटर इंडिया में मत्स्य पुराण में इस वृत्तर भारत की अवधारणा मिलती है। मत्स्य पुराण में किसकी मिलती है, ग्रेटर इंडिया की जानकारी हमें मिलती है। इसके साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के 8 अन्य द्वीपों का भी सम्मिलित किया गया है। ताम्रपाणी, श्रीलंका, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, चंपा, ये आदि
भी इसमें सम्मिलित है। समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर भी कहा जाता है। द्वीपांतर भी समुद्र के जो पार के क्षेत्र है इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारे बनने की जो उम्मीद है वो हम एक बारी डिस्कशन करते हैं। वृत्तर भारत में है वो किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। कालिदास के द्वारा क्या कहा गया है? पृथ्वी को नापने वाला डंडा दो समुद्रों के बीच में हिमालय है, इसके बारे में बताया गया है। चीनियों ने हिमालय को किस नाम से? सुंगलिन, या जो सिंचाई वाला इलाका है वो तिएनचू सिंधु नदी के किनारे को बताया गया है। हिंदू कुश पर्वत और सुलेमान जो पर्वत है ये हमें स्मिथ बताते हैं कि भारत का वैज्ञानिक सीमा हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत है, यूनानियों ने क्या नाम दिया है? पेरोपनीसिस इंडियन काकेस बताया गया है। राजशेखर ने नर्मदा की नदी को उत्तर और दक्षिण की सीमा मानते हैं। और पुराणों में जो नर्मदा नदी है ये मैकाल पर्वत की कन्या मैकल सुता भी बताया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है। हिमालय और विंध्य के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है। आर्यवर्त है जो आर्यपुरी की ओर प्रसार किया तो इनका नाम आर्यवर्त पड़ा है। जबकि मनुस्मृति में कौन सी है? जो मनुस्मृति है इसमें आर्यवर्त, मनुस्मृति में आर्य है पूरी समुद्र से लेके पश्चिमी जो समुद्र है उसके उत्तरी भाग को आर्यवर्त बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ से कि विष्णु पुराण है। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण है। इस विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित है उस भारतवर्ष कहा गया है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती है उसके बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। यमुना दोआब और गंगा के क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि कहा गया है। द्राविड़ देश कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच को तमिलम या द्रविड़ बताया गया है। जबकि पेरिप्लस में इसमें इसी क्षेत्र को कृष्णा और तुंगभद्रा के क्षेत्र को दमारिका या दमिलकम बताया गया है। दक्षिण पथ में जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन है इसमें नर्मदा को दक्षिणा बादेश भी बताया गया है। प्राच्य है वो पूर्वी भारत है। अप्रांत या प्राच्य है ये पश्चिमी भाग को, उत्तरापंथ उत्तर पश्चिमी को, मध्य देश यमुना और ब्रह्मपुत्र को। ऐत्रेय ब्राह्मण में 5 भागों में इसको बांटा गया था। ये 500 भाग है। मध्य देश, उत्तरापंथ, प्राच्य और प्राच्य दक्षिणापथ है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ से आज की स्लाइड में बने थे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को वीडियो को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।